हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरिका क्लासेस में। हम बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में बात कर रहे हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जनरली आपको बायोलॉजी के फील्ड में कम देखने को मिलेगा, जिसको समझना भी ज़रूरी है, जिससे हमको ये चीज़ें समझ में आती है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है। तो हम आज उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन की फोल्डिंग क्या होती है। जैसे कि हम एक सिंपल सी बात बोलें कि जो प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है, ये फोल्डिंग किस प्रकार से हो रही है। अब देखिए, प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ने से पहले, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक है, जैसे कि एक लेविनथल पैराडॉक्स नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो समझने से पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जो हमारे उष्मागतिकी चला करता था फिजिक्स में, उसका कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम समझते थे कि एनर्जी को आप ना तो खत्म कर सकते, ना उसको कम कर सकते। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। तो फिजिक्स के अंदर दो बातें होती हैं, एक तो होता है सिस्टम, एक तो क्या होता है सिस्टम, और दूसरा होता है सराउंडिंग। एक तो सिस्टम हो गया और दूसरा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो सीधी सी बात, हम सीधे बायोलॉजी में चलते हैं, फिजिक्स में ना चलते हुए बायोलॉजी में चलते हैं, जिसमें अपन कहेंगे कि आपके एक तो कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब जो एंट्रोपी में चेंज आया है, यानी कि डेल्टा का मतलब कहीं किसी भी चीज के आगे आपको डेल्टा मिल रहा है, इसका मतलब परिवर्तन कितना आया है। एस का मतलब होता है एंट्रोपी। और दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है डेल्टा एच, जिसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी। ये क्या है, एंथैल्पी। तो यही बात कर रहे हैं कि एंथैल्पी में कितना चेंज आया है। तो मैं आपको पहले इसकी जनरल बात बता देता हूं कि एक्चुअल में एंट्रोपी होती क्या है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपने को यही पता नहीं चल पाता। कई बार बायोलॉजी के स्टूडेंट अपन हैं, इसलिए अपने को यही पता नहीं चल पाता कि एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या। तो एंट्रोपी, देखो सीधी सी बात है कि एंट्रोपी को अपन नाम देते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंट्रोपी को अपन क्या नाम देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा फ्री है उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि सिस्टम की एक, सिस्टम और यूनिवर्स की एक जनरल नेचर होता है, कोई भी चीज का एक जनरल नेचर होता है कि वो हमेशा फ्री फॉर्म में रहना चाहता है। वो अपने ऊपर बंदिशें बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर वो नहीं चाहता कि मैं किसी बंदिश में रहूं। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा फ्री है, यानी हम जितने ज़्यादा फ्री हैं हमारी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा हम व्यवस्थित हैं, चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो उसकी एंट्रोपी कम होती है। तो एक जनरल बात यह है कि कोई भी सिस्टम की या कोई भी बायोलॉजिकल चीज के बारे में आप समझो, उसमें यह देखोगे कि हर चीज फ्री रहना चाहती है, और हर चीज फ्री रहना चाहती है। इसका मतलब यूनिवर्स के अंदर आप देखोगे कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती हुई रहनी चाहिए, और एंट्रोपी हमेशा बढ़ती हुई रहनी चाहिए, इसका मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव रहनी चाहिए। यानी कि जो डेल्टा एस है वो क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई भी रिएक्शन जो चलती है वो स्पॉन्टेनियस चलती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो अपने आप हो जाएगी। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो वो डेल्टा एस नेगेटिव उसको यूनिवर्स ही फेवर नहीं करेगा। यूनिवर्स उसको क्या करेगा, फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करेगा। यानी कि आप किसी भी चीज को व्यवस्थित करो, यूनिवर्स क्या करेगा, उसको वापस अव्यवस्थित करने में लग जाएगा, क्योंकि उसका जनरल नेचर है क्या कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। कोई भी चीज हो, चाहे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे हमारा प्रोटीन हो, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे ये पूरा यूनिवर्स हो, चाहे हमारी लाइफ हो, हम लाख कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ को सेटल करें, हमारी लाइफ को व्यवस्थित करें, हमारी फैमिली को व्यवस्थित करें, लेकिन ये बहुत कोशिशें करने के बावजूद, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बावजूद चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाती, क्योंकि ये यूनिवर्स का
एक जनरल सा रूल है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती हुई मिलेगी, यानी कि यूनिवर्स को पसंद है अव्यवस्थाएं ज़्यादा मिले। या फिर मान लो आप अपने रूम में पूरी व्यवस्थाएं कर दो, एकदम सेटल कर दो कि बुक्स वगैरह बिस्तर सब चीज़ें एकदम व्यवस्थित कर दिया आपने, बहुत मेहनत की, साफ सफाई की, आप क्या करोगे 10 दिन बाद देखोगे अपने आप उसमें अव्यवस्था देखने को मिलेगी। यानी कि व्यवस्थित कोई चीज़ क्यों नहीं होती, अपने आप व्यवस्थित क्यों नहीं हो रही है, अपने आप अव्यवस्था क्यों हो रही है, क्योंकि आपका रूम ने अगर आपने साफ सफाई कर दिया, पूरी चीज़ें सेटल कर दी, इसका मतलब रूम व्यवस्थित हो गया। यूनिवर्स को वो चीज़ पसंद नहीं, यूनिवर्स क्या चाहता है, एंट्रोपी बढ़ती रहे, तो इसका मतलब रूम की एंट्रोपी बढ़ेगी, और रूम की एंट्रोपी बढ़ेगी इसका मतलब रूम की एंट्रोपी बढ़ेगी, इसका मतलब चीज़ें अव्यवस्थित होगी। इसलिए हमको डरने की बात नहीं है। रूम में जितनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं हमारे रूम में, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा है, उतनी यूनिवर्स को पसंद है, नेचर को वो चीज़ पसंद है, इसका मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अव्यवस्थाएं बनी रहेंगी, हमें उस चीज़ का लोड नहीं लेना। खैर, अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो इसका मतलब उसकी डेल्टा एस पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि हर काम को करने में एनर्जी की ज़रूरत है, और कोई भी चीज जो हो रही है उसमें एनर्जी या तो खर्च होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई मेहनत कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी खर्च हो रही है। या मैं कोई दूसरा बैठा बैठा किसी चीज के अंदर कर रहा हूं, मेरी बॉडी एनर्जी बना रही है, इसका मतलब नई एनर्जी मेरे अंदर बन रही है। इसका मतलब या तो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें या तो ये ऐसे हो सकता है कि एनर्जी खर्च हो रही है या एनर्जी बन रही है। उस ग्रोस एनर्जी यानी टोटल एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं ये बोलूं कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब यह हो गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी रिलीजन को अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी कि एक्सोथर्मिक का मतलब है कि आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और अगर मान लो ये बोलते हैं कि डेल्टा एच यानी एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रही है आपके अंदर, यानी कि एनर्जी बन रही है और एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं आपसे एक जनरल सी बात पूछूं कि आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि एनर्जी मेरे से रिलीज होती रहे आराम से। मैं पड़ा हूं, आलसी आदमी की तरह पड़ा हूं, मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब एनर्जी खर्च हो ही नहीं रही, और एनर्जी खर्च हो ही नहीं रही इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो ही नहीं रही, और मैं पड़ा हूं, एनर्जी आराम से भाप निकल रही है, उसमें मेरे को कोई काम वाम नहीं करना पड़ रहा, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जनरली एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए कि कोई लोड ही ना रहे, कोई मस्त रहे अपन। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब है तो उसके लिए डेल्टा एच जो होता है वो होता है नेगेटिव। डेल्टा एच कितना होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर किसी काम को अपने आप होना है, किसी भी काम को अपने आप होना है, तो यानी कि डेल्टा एच तो रहना चाहिए पॉजिटिव और डेल्टा एच रहना चाहिए नेगेटिव। जिससे क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव रहने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन में या किसी भी सिस्टम के अंदर अव्यवस्थाएं हैं, यानी वो चीज एकदम फ्री है, वो आराम से घूम फिर सकता है, चीजें फ्री हैं। और डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, और एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अपन ये बोलते हैं कि ये दोनों कंडीशन ये हो गई। तो फिर ये डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको अपन बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो वो काम अपने आप होगा, उसको अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया उसको अपन बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। वो चीज क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इसका मतलब आप ये कहोगे कि उसको अगर आपको रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जिससे दूसरे सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो, उसके बाद में वो रिएक्शन हो जाएगी। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है।
तब जाकर के वो रिएक्शन कंप्लीट होगी या तब वो काम कंप्लीट होगा। यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि काम अपने आप हो जाना, और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब अपने आप नहीं होकर के आपको उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो मेरा पर्पज ये सिर्फ इतना सा है कि ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको समझा पाऊं कि ये एक्चुअल में क्या है। यानी कि डेल्टा एच का मतलब होता है एंट्रोपी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेल्टा एच का मतलब होता है टोटल एनर्जी, वो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। इसलिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। ये रिएक्शन अगर है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। यहां पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। ये रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। इसकी मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं, डेल्टा एच का मतलब तो होता है टोटल एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी। डेल्टा जी का मतलब होता है टोटल खर्च हुई एनर्जी। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? टोटल खर्च हुई एनर्जी। और डेल्टा एस का मतलब जो बच गई एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी ये, खर्च हुई एनर्जी ये, और डेल्टा एस का मतलब ये बच गई जो एनर्जी है। इस प्रकार से 3 चीजें चलती हैं। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है? वो फ्री रहे, और अगर आप उसको फ्री नहीं रहने दोगे तो यूनिवर्स उसको सपोर्ट करेगा और वो फ्री रहने की कोशिश करेगा। इस कॉन्सेप्ट को प्रोटीन फोल्डिंग से अपन रिलेट करते हैं, और ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आएगी कि कौन तो डिस्टर्ब हो रहा है, किसकी डेल्टा एस पॉजिटिव जा रही है, किसकी नेगेटिव जा रही है, वो बात आपको अब समझ में आने वाली है। तो डेल्टा एस और डेल्टा एच के कॉन्सेप्ट को अपन यहां लाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपन यहां लाते हैं। हमने क्या कहा कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है और साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर है। साहब वाटर है, इसका मतलब इस साइटोप्लाज्म में आपने ऐसा प्रोटीन डाला जिसके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड है। एक तो नॉन पोलर एमिनो एसिड है और दूसरे पोलर एमिनो एसिड है। अच्छा, पानी आराम से फ्री है, साइटोप्लाज्म में पानी है, वो आराम से फ्री बैठा है। और फ्री बैठा है इसका मतलब क्या होगा कि आपने उसके अंदर प्रोटीन डाल दिया। अब पोलर एमिनो एसिड है वो पानी में घुल जाएंगे, क्योंकि पानी भी पोलर है, वो पानी में घुल जाएंगे। और वो पानी में घुल जाएंगे इसका मतलब वो पानी की एंट्रोपी को डिक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन नॉन पोलर एमिनो एसिड है वो पानी में चलेंगे, वो पानी में घुल नहीं सकते, और पानी में घुल नहीं सकते इसका मतलब पानी फ्री नहीं रह पा रहा। यानी कि आप मान लो, वो बात हो गई कि जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं कि घर से आराम से खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, अचानक से फूफा जी की एंट्री हो गई। इसका मतलब अपने को व्यवस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि उनसे बनते नहीं। या फिर घर में हम आराम से खेल रहे हैं, अचानक से दोस्त की एंट्री होगी, हमें मजा आ गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है। यानी कि पानी है, पानी के अंदर कौन से एमिनो एसिड है? पोलर एमिनो एसिड है, वो पानी में आराम से घुल सकते हैं। और पानी में आराम से घुल सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंट्रोपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन नॉन पोलर एमिनो एसिड है वो घुल नहीं सकते, इसका मतलब ये एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे। और एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि पानी अब फ्री नहीं रह पा रहा। और पानी फ्री नहीं रह पा रहा तो जनरली क्या होगा कि अब पानी फिर से क्या करने की कोशिश करेगा? अपनी एंट्रोपी को फिर से बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब पानी फ्री रहने की कोशिश करेगा। और पानी फ्री रहने के लिए क्या करेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि इस प्रोटीन को एक अरेंजमेंट दे दिया जाए, इस प्रकार का अरेंजमेंट दे दिया जाए कि इस प्रोटीन के बाहर की तरफ, यानी जहां पानी है वहां तो सारे के सारे कौन से एमिनो एसिड आ जाए? पोलर। और जहां अंदर की तरफ, जहां पानी नहीं है, वहां कौन से एमिनो एसिड आ जाए? नॉन पोलर। वहां कौन से एमिनो एसिड आ जाए? नॉन पोलर एमिनो एसिड आ जाए। तो ये जो व्यवस्था हुई है, इस वजह से आप देख पा रहे हो कि पानी के कांटेक्ट में कौन है? पोलर एमिनो एसिड है। और पानी के कांटेक्ट में कौन से नहीं है? नॉन पोलर एमिनो एसिड है। यानी कि जिनकी पानी से नहीं बन रही थी वो एमिनो एसिड पानी से दूर आ गए। और पानी से दूर आ गए इसका मतलब पानी की एंट्रोफी फिर से बढ़ गई। और पानी की एंट्रोफी फिर से बढ़ गई इसका मतलब पूरी व्यवस्था वापस से बन गई। तो इन नॉन पोलर एमिनो एसिड को पानी ने अपने से दूर धकेला था, और दूर धकेल कर इसको सेंटर में ला दिया। पोलर एमिनो एसिड पेरीफेरी पर रहे। इस कॉन्सेप्ट को अपन कहेंगे कि पानी ने नॉन पोलर एमिनो एसिड के बीच में कौन सा फोर्स लगाया था? हाइड्रोफोबिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया? हाइड्रोफोबिक फोर्स। यानी कि पानी क्या कर रहा है?
अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए नॉन पोलर एमिनो एसिड पर हाइड्रोफोबिक फोर्स डाल रहा है, जिस वजह से अपने पानी की एंट्रोपी बढ़ गई और आपकी प्रोटीन को एक अरेंजमेंट मिला, जिसको आपने बोल दिया प्रोटीन फोल्डिंग। आपकी प्रोटीन फोल्ड हो चुकी है। इस फोल्डिंग पैटर्न में आपको बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगी कि इस पेरीफ्री पर जहां पानी के कांटेक्ट में है वो पोलर एमिनो एसिड है, और जहां पानी कांटेक्ट नहीं है यानी कि अंदर की तरफ जिसको अपन बोलते हैं कोर एरिया, वहां पर कौन से एमिनो एसिड हैं? नॉन पोलर एमिनो एसिड हैं। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट हुआ है उसे अपन बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसी व्यवस्था चलती रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लो एक एमिनो एसिड है वो फ्री हैं, और एमिनो एसिड को अरेंज करके आप प्रोटीन बना रहे हो, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, उसको व्यवस्था मिल रही है, पर्टिकुलर पोजीशन मिल रही है। यानी कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझें तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बना है, और एमिनो एसिड से प्रोटीन बना है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एमिनो एसिड फ्री नहीं रह पा रहे। इसका मतलब आपको करना क्या पड़ा? क्योंकि ये तो यूनिवर्स के अपोजिट हो गया, तो इसको आपको क्या करना पड़ा है? इसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी है, क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई थी। तो इसमें आपको क्या करनी पड़ी है? एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। यानी कि जो आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में आपको क्या करना पड़ा? एनर्जी खर्च करनी पड़ी। इसका मतलब अगर आप एंट्रोपी को क्या करोगे? एंट्रोपी को नेगेटिव कर दोगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। आपको उसको फिर से बढ़ाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी, वरना वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। यानी कि मैं कहूं कि एमिनो एसिड से अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो पेप्टाइड बॉन्ड बिना एनर्जी के नहीं बनेगा, क्योंकि वो एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, एमिनो एसिड को आप व्यवस्थित कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। प्रोटीन टूटेगा तो इसका मतलब प्रोटीन से एमिनो एसिड अलग हो गए तो अपने आप एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो तोड़ने पर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, यानी बॉन्ड के टूटने पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी के रूप में हम एनर्जी काम में लेते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ही लेते हैं। कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वो अपने आप हो जाएगी, आपको उसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसकी डेल्टा एच डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब आप चीजें व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हो, और व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हो इसका मतलब आपको उसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई अकेली बायोलॉजी का लॉ नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आपको आपकी लाइफ में हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अपने आप आ जाती हैं, और खुशियां बहुत मुश्किल से आती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि आपकी लाइफ में, यूनिवर्स में अगर आपने व्यवस्थित बना लिया, आपने आपकी लाइफ को सेटल कर लिया, इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रही है, तो यूनिवर्स क्या चाहेगा कि आपकी एंट्रोपी इंक्रीज ही होनी चाहिए। और एंट्रोपी अगर इंक्रीज होनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर व्यवस्थित करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, तब जा करके आपकी लाइफ व्यवस्थित हो पाएगी। तब भी उसकी कोई गारंटी नहीं, उसमें भी अव्यवस्थाएं होती रहती हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाती हैं, व्यवस्थाएं बहुत मुश्किल से सेटल होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और हम चीज़ें व्यवस्थित करना चाह रहे हैं। इसका मतलब चीज़ों को अरेंज करना चाह रहे हैं, फ्री नहीं रहना देना चाह रहे चीज़ों को, और फ्री नहीं रहने देना चाह रहे, इसका मतलब हम एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहे हैं, और एंट्रोपी डिक्रीज करना यूनिवर्स को पसंद नहीं है। तो इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट चलता है। इस प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में मैंने आपको एक जनरल सी बात बताई कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या है और किस प्रकार से काम करती है। इसी बात को लेविंथल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि एंट्रोपी और इसका रिलेशन, उसके बारे में अपन बात करते हैं। लेविंथल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन बात को एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए उनके जो ग्राफ को अपन बोलते हैं लेविंथल पैराडॉक्स। लेविंथल नाम के साइंटिस्ट ने देखो क्या बात बताई कि उन्होंने एक ग्राफ बनाया, जो नीचे ही नीचे एक पैरामीटर लिया। इधर उन्होंने बताया कि एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। और इधर उन्होंने बताया
कि यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम हो रहा है धीरे 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 धीरे। आप देखोगे कि यहां पर जो है वो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा, मतलब परसेंट ऑफ नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन का मतलब प्रोटीन एकदम अपनी शेप में है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेवेंथल पैराडॉक्स ने क्या कहा कि मान लो इस ग्राफ के ऊपर ही ऊपर एनर्जी मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां आपके एमिनो एसिड फ्री हैं, और एमिनो एसिड फ्री हैं, इसका मतलब डेल्टा एस यानी एंट्रोपी मैक्सिमम है। तो यहां पर उन्होंने बताया कि यहां डेल्टा एस मैक्सिमम है, तो यहां आपकी प्रोटीन फोल्डिंग नहीं हुई है, आपकी प्रोटीन फोल्डिंग नहीं हुई है। उसके बाद में ये डेल्टा एस आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से सिकुड़ती जा रही है, यानी कि इतनी डेल्टा एस, पूरा ग्राफ डेल्टा एस का था, ये ग्राफ नीचे की तरफ जाते जाते क्या हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। ये लो, ये ग्राफ सिकुड़ गया, और ये जब प्रोटीन कंप्लीट फोल्ड हुआ तो आप देख रहे हो कि यहाँ डेल्टा एस जो है वो मिनिमम हो गई, और यहाँ डेल्टा एस जो है मैक्सिमम हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, प्रोटीन की फोल्डिंग हो गई है। यानी कि ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है ये डेल्टा एस का दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे यहां पर प्रोटीन थी, उसको अपन ये भी बोल सकते हैं अनफोल्डिंग या अनफोल्डेड स्टेट में है, यहां प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में है, इसको अपन बोलते हैं नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब जिस शेप में प्रोटीन को होना चाहिए, जिस 3D शेप में प्रोटीन को होना चाहिए, उस शेप में आपकी प्रोटीन है, इसका मतलब उसकी प्रोटीन को अपन बोलते हैं नेटिव। नेटिव का मतलब जनरली होता है अपनी मदर, यानी कि पुरानी जैसी शेप प्रोटीन की होती है वैसी शेप में आपकी प्रोटीन आ गई। उसके बाद लेवेंथल नाम के साइंटिस्ट ने इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि यहां पर जो एनर्जी का लेवल है जब ही मैक्सिमम रहेगा तब क्या होगा, डेल्टा एस मैक्सिमम होगी। धीरे धीरे एनर्जी यहां पर मिनिमम है और ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ेगी। इधर नेटिव स्टेट प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड हैं, ये आपस में जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटीन अपनी शेप में आ रहा है, और प्रोटीन शेप में आ रहा है इसका मतलब एमिनो एसिड को एक अरेंजमेंट दिया जा रहा है, और अरेंजमेंट दिया जा रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि क्या समझोगे, अरेंजमेंट दिया जा रहा है इसका मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो रही है और प्रोटीन कंप्लीट फोल्ड हो गई। कंप्लीट फोल्ड हो गई इसका मतलब प्रोटीन को एक शेप मिली, प्रोटीन को एक अरेंजमेंट मिला जो नेचर को बर्दाश्त नहीं है। नेचर को बर्दाश्त नहीं है इसका मतलब इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, मिनिमम। तो सीधी सी बात है, एंट्रोपी का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज जितनी ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित है, जितनी ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित है डेल्टा एस उतनी कम है, और जितनी ज्यादा रेंडमनेस है मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब एकदम मस्त खुली, जैसे जीना चाहो वैसे जी लो, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब फ्री है, तब उसकी डेल्टा एस मैक्सिमम है। नेचर रूल क्या है कि डेल्टा एस पॉजिटिव ही रहता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। और थर्मोडायनेमिक्स को हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको डेरिवेशंस के फॉर्म में एक्सप्लेन मिलेंगी, इनको प्रूफ किया जाता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ये नहीं किया जाता। ये एक ग्राफ बनाया लेवेंथल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इस ग्राफ को लेवेंथल पैराडॉक्स कहते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बात को समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में है तो उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम है, और प्रोटीन की फोल्डिंग होगी तो जैसे जैसे एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि प्रोटीन को शेप मिल गई, एमिनो एसिड को अरेंजमेंट मिल गया। ये बात बताई थी लेवेंथल नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये तो बात हो गई डेल्टा एस, डेल्टा एच और थर्मोडायनेमिक्स की बातें, कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन फोल्ड कैसे हो रहा है, डेल्टा एस का उसमें क्या रोल है, डेल्टा एच का उसमें क्या रोल है, ये बातें हो गई। दूसरी बात है कि क्या प्रोटीन फोल्डिंग में यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या और कोई चीज उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, कि इसके अलावा और भी कोई चीजें हैं जो प्रोटीन को फोल्ड करने में रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में काम कर रही है, इसका मतलब उसको एक फिक्स अरेंजमेंट मिलना चाहिए। तो क्या वो अरेंजमेंट एक रैंडम प्रोसेस है,
कि रेंडमली हाइड्रोफोबिक फोर्स लगा, रेंडमली प्रोटीन को एक शेप मिल गई और प्रोटीन अपना काम करने लग गई। ऐसा नहीं होता, चीजें इतनी आसान नहीं है। हाँ, हाइड्रोफोबिक फोर्स लगना एक रेंडम प्रोसेस है, प्रोटीन को शेप मिलना एक रेंडम प्रोसेस है, लेकिन इसी के लिए और भी चीजें अरेंजमेंट करती हैं जो एक प्रोटीन को फिक्स अरेंजमेंट देती हैं। उनका नाम है, दो चीजें हैं, एक तो है चेपेरोन, एक तो है चेपेरोन्स और एक है चेपेरोनिन, चेपेरोनिन्स। ये दो चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, प्रोटीन फोल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में 2 ही मिनट में देख लेते हैं। तो चेपेरोन्स क्या है, देखो चेपेरोन्स क्या है कि चेपेरोन्स को अपन बोलते हैं HSP, हीट सोक्ड प्रोटीन, यानी कि ये एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखती हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोटीन को क्या करके रखेंगी, अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखेंगी। ऐसा क्यों करेंगी, जैसे कि मान लो प्रोटीन को इस प्रकार से एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई एन टर्मिनस से सी टर्मिनस। उसके बाद में क्या होगा कि यहां पर चेपेरोन्स जो हैं वो बाइंड हो जाएंगे और चेपेरोन्स की अलग अलग फैमिली है, जैसे चेपेरोन HSP 70, HSP 80, HSP 90, 100, इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो है HSP 70, HSP 60 भी होता है। सबसे ज्यादा स्टडी की गई HSP 70 पर। इसको हीट सोक्ड प्रोटीन इसलिए बोलते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी उस बढ़े हुए टेम्परेचर में स्टेबल रहती है, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, हीट सोक्ड प्रोटीन। ये क्या करती हैं, प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखती हैं। चेपेरोन्स का क्या काम है, अनफोल्डेड स्टेट में प्रोटीन को क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना, जिससे प्रोटीन की इम्प्रॉपर फोल्डिंग ना हो, यानी कि प्रोटीन मिसफोल्ड ना हो। इसका मतलब क्या कर रही हैं कि ये प्रोटीन को मिसफोल्ड होने से बचाती हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन को रेंडमली फोल्ड होने ही नहीं देगा, ये प्रोटीन को फोल्ड होने से रोकेगा, जिससे एक प्रॉपर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस होने के बाद में आराम से उसको फोल्ड किया जाएगा। तो एक तरह से अपन ये बोलते हैं कि जो HSP प्रोटीन है वो हाई अमाउंट में ATP को खर्च करती हैं, करनी ही पड़ेगी। प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो आपका वाटर हाइड्रोफोबिक फोर्स लगाते जा रहा है, जबरदस्ती है उसको फोल्ड करने की। इधर आपका चेपेरोन्स उसको फोल्ड होने से रोकेगा, और रोकेगा तो इसका मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इसका मतलब ATP के फॉर्म में एनर्जी खर्च करेगा। तो चेपेरोन्स के अंदर ATP के फॉर्म में एनर्जी खर्च होती है और वो प्रोटीन को अपन बोल सकते हैं मिसफोल्ड होने से बचाता है। चेपेरोन्स का काम क्या है, प्रोटीन को मिसफोल्ड होने से बचाना, जिससे क्या करेगा, उसको अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखेगा तब तक उसकी प्रॉपर फोल्डिंग ना होगी। उसके बाद में देखिए, HSP प्रोटीन को प्रोकैरियोट्स में DNA K और DNA J भी बोलते हैं। यानी कि यूकैरियोट्स में तो ये HSP हो गया और प्रोकैरियोट्स में DNA K और DNA J, एक ही बात है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के नाम अलग अलग हैं। उसके बाद में आती है चेपेरोनिन्स। चेपेरोनिन्स का काम है प्रोटीन को फोल्ड करना। चेपेरोनिन्स का काम क्या है, प्रोटीन को फोल्ड करना, कि प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फोल्ड हो जाए। तो चेपेरोन्स का काम है अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखना, चेपेरोनिन्स का काम है प्रोटीन को फोल्ड करना, जिससे कि ये भी हाई अमाउंट में ATP को खर्च करता है। चेपेरोनिन्स भी क्या करेगा, हाई अमाउंट में ATP को खर्च करेंगे। और जैसे कि मान लो इस प्रकार की एक प्रोटीन का बंडल होता है, जैसे कि मान लो इस प्रकार का एक बंडल, एक पाइप या एक इंस्ट्रूमेंट है, तो अनफोल्डेड प्रोटीन है वो चेपेरोनिन्स के अंदर जाएगी और HSP प्रोटीन ने इसको पकड़ के रखा है। तो चेपेरोनिन्स के अंदर आपकी अनफोल्डेड प्रोटीन चलेगी, ये जब बाहर निकलेगी तो ये प्रोटीन फोल्ड होकर के निकलेगी। इसका मतलब प्रोटीन को प्रॉपर फोल्ड कौन करा रहा है, चेपेरोनिन्स करा रहा है। यानी प्रोटीन को फोल्ड कौन करा रहा है, चेपेरोनिन्स करा रहा है, और प्रोटीन को मिसफोल्ड होने से बचा कौन रहा है, चेपेरोन्स बचा रहे हैं। तो जब चेपेरोनिन्स की प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो इसको अपन बोलते हैं GroEL और GroES, GroEL और GroES। यानी कि चेपेरोनिन्स को प्रोकैरियोट्स में तो अपन बोलते हैं GroEL और ES, और यूकैरियोट्स में ये चेपेरोनिन्स ही होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग में लेविंथल पैराडॉक्स का भी रोल होता है, थर्मोडायनेमिक्स का भी रोल होता है, और आपके चेपेरोन्स और चेपेरोनिन्स का भी रोल होता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर
यानी कि ये जो आपकी प्रेजेंट है सॉरी स्मूथ नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज भी होता है। यानी अगर किसी प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना है तो उसके अंदर प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज का रोल भी होता है। तो अपन प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज को भी नहीं भूल सकते, उसका भी प्रोटीन फोल्डिंग में रोल होता है। इस प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग को अगर आपको बहुत बढ़िया से समझना है तो आपके पूरी थर्मोडायनेमिक्स को समझना होगा, डेल्टा एस डेल्टा एच को डीप में पढ़ना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी को समझना होगा, तब जाकर के अपने को समझ में आती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है जो बायोलॉजी के बच्चे समझते हैं, जो मैंने समझा है, थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक फोर्स है क्या और वो क्यों लग रहा है। ये फोर्स वाटर लगा रहा है, और वाटर क्यों लगा रहा है, क्योंकि नॉन पोलर एमिनो एसिड वाटर में आने की वजह से वाटर की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, वाटर अपनी एंट्रोपी वापस बढ़ाना चाहता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन को एक अरेंजमेंट मिल गया। उस अरेंजमेंट को देने के में हाइड्रोफोबिक फोर्स के साथ साथ चेपेरोन्स का रोल है, चेपेरोनिन्स का रोल है। और इस प्रोटीन फोल्डिंग को बताया था लेविंथल नाम के साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने एक लेविंथल पैराडॉक्स बताया। ये बातें भी हमने समझी। तो इस प्रकार से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन एक साथ देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये चीज़ें आपको रेयरली मिलती हैं बायोकेमिस्ट्री में। जैसे आपने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, ये चीज़ें आपको आराम से ईजी वे में अवेलेबल हो जाएंगी किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो ये चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि अभी क्वार्डनरी स्ट्रक्चर है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, हम देते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।